वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। जम्मू श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद से वासु कसाना हमारे साथ जुड़ गए हैं और राम अवतार उपाध्याय आजमगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजहर, आपके पास आते हुए क्या कुछ अपडेट है? अजहर, क्या खबरें हैं आज जम्मू कश्मीर की खास? देखिए, जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कल एक बड़ी कार्रवाई की गई, बड़ी कामयाबी, और जिसमें जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के बाकी अफसरान भी शामिल रहे। ये कार्रवाई जो है सेंट्रल कश्मीर जो है नतीपोरा पुलिस स्टेशन में की गई। और दरअसल ये जो कार्रवाई है FIR नंबर 2025 में जो FIR नंबर 3/, जो है 109 के तहत ये कार्रवाई की गई। और इसके तहत जो है आशंका ये लगाई जा रही है कि कुछ OGW को डिटेन किया गया था और उसके बाद में इंक्वायरी चलाई जा रही थी। और इस इंक्वायरी के बाद में कल जब इससे पूरी तरीके से वार्ता की गई, पूरी तरीके से इस पे जब इन्वेस्टिगेशन की गई, तो पता लगा कि नतीपोरा के एक ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान में जो है कुछ एमुनेशन को छुपाया गया था। और उसके आधार पर एक बार फिर उसके बाद में जो है जो कंसर्न पुलिस स्टेशन और उसके साथ में जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो वहां पे पहुंची, और इसके साथ साथ जो मजिस्ट्रेट थे वो भी वहां पे पहुंचे और कब्रिस्तान को खोदा गया और वहां पे भी कुछ एम्युनिशन रिकवर किया गया। इसमें टाइप जरिए थे, कुछ राउंड थे और काफी मात्रा में जो एम्युनिशन है वो रिकवर किया गया था। और ये कार्रवाई जो है लगातार जनवरी 2025 से चल रही थी, इस कार्रवाई और इस केस के ऊपर। और इसके बाद में ये कामयाबी कल मिली और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि ये एक बड़ी कामयाबी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से की गई है। और इसके बाद में फिर से एक बार फिर जो है इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से लगातार बनी हुई है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें कि उमर की जानिब से एक बड़ा बयान कल सामने आया कि उसने साफ और स्पष्ट कहा कि जम्मू कश्मीर को चलाने में जो है LG मनोज सिन्हा जो है उनसे बाकी दखलंदाजियां जो है वो सामने आ रही हैं। और इसके बाद में उन्होंने ये भी आशंका लगाई कि इलेक्शन के बाद में जो ही वो चीफ मिनिस्टर बने और जो भी वो काम कर रहे हैं, तो उसके बाद में जो LG मनोज सिन्हा है वो उसमें रखना डाल रहे हैं। स्टेट फूड के वापसी के हवाले से एक सवाल में कहते हुए उन्होंने कहा कि स्टेट फूड के लिए वो लड़ रहे हैं और आने वाले समय में वो जितनी भी कोशिशें वो कर रही हैं, लेकिन जो है जो आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 370 की वापसी के लिए उसको कोई भी जो नजर है वो नजर नहीं आ रहा है। तो इस हवाले से उन्होंने ये बड़े बयान जो है कल सामने आए। और इसी तरीके से अगर हम तीसरी खबर की अगर हम बात करें कि फुटबॉल संतोष ट्रॉफी जो है वो 2025 के हवाले से किस तरीके की टीम जो अभी भी जो है मैच लड़ रही है, जो पहले मुकाबले में उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन उसके टीम में जो सिलेक्शन हुई है इसके हवाले से काफी सियासत की गरमाई हुई है। और ये आक्रोश लगाया जा रहा है कि इनके ऊपर जो सिलेक्शन हुई है वो सही नहीं है। लेकिन इसके बाद में एक 7 मेंबरी पैनल जो है वो बनाया गया है और ये 7 मेंबर पैनल का जो है एक टीम बनाई गई है। और ये पता लगाया जाएगा कि किसके आधार पर ये टीम जो है सिलेक्शन हुई है। और ये जो टीम है या ये जो पैनल है, इनका 7 दिन के अंदर अंदर इनको जो है वक्त भी मांगा गया है कि किस आधार पे इन खिलाड़ियों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है जो अपोजिशन है, लीडर्स है, उनका मानना है कि इस टीम के सिलेक्शन में काफी धांधलियां जो है वो सामने आई है। लेकिन कहीं ना कहीं कल शाम लेट आवर्स में फिर एक पैनल बनाया गया है, जिसकी जो सरबराही है इस पैनल की जो है अनुराधा गुप्ता कर रही है। और टॉप ऑफिसर्स जो है इस पैनल में बैठे हैं, जो 7 मेंबर पैनल है। और इस मेंबर के बाद में इस पैनल के बाद में ये एक रिपोर्ट सबमिट करेगी 7 दिन के अंदर अंदर किसके आधार पे ये जो टीम है सिलेक्शन हुई है। फिलहाल इस ट्रॉफी में जो है 2 मुकाबले से फिलहाल जम्मू कश्मीर की टीम जो है वो आगे बढ़ रही है। ठीक है अजहर, इसी पर आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। राम अवतार, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं आज ग्राउंड जीरो से? क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? राम अवतार उपाध्याय आपसे मैं जी, क्या कुछ खास खबरें हैं आज आजमगढ़ से? बिल्कुल सोनिया, मैं आपको बता दूं कि इस आज की सबसे आजमगढ़ की बड़ी खबर यह है कि पूरी तरह से जहां कोहरे की चादर में पूरा जनमानस लिपट चुका है और ठंड का हाल यह है कि आम जनमानस के साथ पक्षी भी बेहाल है। और साथ में जो सरकारी दावे होते हैं, जिला अधिकारी से लेकर नगर पंचायत जितने भी दावे हैं, निश्चित सोनिया जी फेल होते नजर आ रहे हैं। बीते मंगलवार से देखिए ये ठंड काफी तेजी से बढ़ी है और बुधवार को भगवान भास्कर का दर्शन तक नहीं हुआ है। आज गुरुवार का लगभग 10:30 बज रहा है और स्थिति ये है कि पूरी तरह से ठंड की चपेट में
पूरी तरह से आम जनमानस है और हर लोग परेशान हैं। हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। न तो कहीं अलाव की व्यवस्था हुई है और गरीबों को लेकर के जो कंबल वितरण होता है वो भी अभी तक कोई सामाजिक संगठन से लेकर के कोई अधिकारी तक अभी सड़क पर उतर करके इस ठंड को लेकर के, बचाव को लेकर के कहीं न कहीं कोई अभी सरकारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं और सड़कें पूरी तरह से सूनी हो गई है। और साथ ही जितनी भी गाड़ियां जो है कोहरे के चलते काफी रेंगती नजर आ रही है। बच्चों में भी काफी ठंड का असर दिख रहा है, तो बूढ़े भी परेशान हैं। हमारे साथ आइए कुछ लोग क्या कहना चाहते हैं ठंड में। बहुत ज्यादा पड़ रही है। नगर पंचायत जहाँ की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है और हम लोग ठंडी से एकदम छितरे हुए हैं। ये है कि जल्द से जल्द नगर पंचायत प्रशासन मिलकर के अलाव की व्यवस्था करें। तो देखिए सबकी जुबान पर यही है कि अलाव की व्यवस्था की जाए, कारण कि जितने दावे होते हैं ठंड पड़ने से पहले ही, चाहे कोई मौसम हो, चाहे बरसात की बात कर लें, गर्मी की बात कर लें, ठंड की बात कर लें, तो पहले से बैठकों का दौर तो एसी के कमरों में चलता है। लेकिन सोनिया जी बता दूं कि धरातल पे नहीं दिखता है। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना आपका इस ठंड को लेकर? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है तो सड़कों के कागज और पार्किंग के पास के जगह पर दिखाई दे रहे हैं। बस बहुत यहाँ दुर्घटना हालत है। क्या कहना ठंड को लेकर? ठंड यहाँ बहुत ज्यादा पड़ रही है। यहाँ कोई अलाव नहीं चल रहा है, न कोई सुन रहा है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि आपकी जुबान भी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ एक और मौजूद है, क्या कहना था? ठीक है राम अवतार, ठीक है, लोगों की यही शिकायत है कि अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है, लेकिन सरकार हर चीज में नहीं कर सकती। देखिए गर्मी ज्यादा होती है तब भी सरकार को घेरा जाता है, ठंड ज्यादा हो रही है सरकार को घेरा जा रहा है। हालांकि कई जगह सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है, लेकिन लोगों के हमेशा सवाल रहते हैं और वो आगे भी रहेंगे। आपके पास लौटूंगी, वासु आपके पास आते हुए, गाजियाबाद में किस तरह की स्थिति है? देखिए अब AQI लेवल जो है वो 400 के पार पहुंच गया है। अभी किस तरह की स्थिति वासु वहां पर है? देखिए सोनिया, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद की सबसे बड़ी खबर ये है कि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, जो कि गाजीपुर का बॉर्डर है, वहां सुबह से ही पुलिस की चेकिंग चल रही है और जो वाहन जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा रही है। साथ ही उनके जिन वाहनों के पास PUC नहीं होगी, मतलब प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें अब दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी, ना ही उन्हें फ्यूल दिया जाएगा, ना ही CNG दिया जाएगा। लगातार प्रशासन सख्त दिया क्योंकि गिरफ्तार चालू है और सोनिया लगातार जो प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता देगा। लगातार हमारे चैनल द्वारा कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई गई जहां प्रदूषण अवैध फैक्ट्रियों के द्वारा प्रदूषण किया जा रहा था और लोगों को काफी परेशानी होती। सोनिया, सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से प्रशासन ने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है, लगातार सुबह से चेकिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन सख्त देखता मिल रहा है। हालांकि मौसम में थोड़ी, अगर मौसम की बात करें तो मौसम में भी थोड़ी बदलाव हुआ है, थोड़ा ठंड का माहौल भी मौसम में देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है क्योंकि प्रदूषण हो रहा है, लोगों को काफी परेशानी महसूस करे। तो ऐसे ही एक व्यक्ति है जो हमारे साथ है, इनसे पूछेंगे कि किस तरह की समस्या इन्हें देखने को मिली है। सर पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मैं पूर्व प्रधान सकलपुरा से हूं। जी, पर AQI नहीं बढ़ा हुआ है, प्रदूषण काफी चरम पर है, तो क्या कुछ कहेंगे? चरम पर क्या, देखो ठंड है तो कोहरे से तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो कोहरा तो होना ही है, स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ साथ जो पोल्यूशन है उससे गले में खराश और आंखों में जलन हो रही है। तारों को जलाया जा रहा है, जो फिटिंग वाले हैं उनसे कॉपर निकाला जा रहा है, उससे भी बहुत बड़ी समस्या होती है। आप गांव में रहते हैं तो गांव में भी क्या प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर है? सुबह के समय किस तरीके का माहौल होता है, क्या कुछ कहेंगे? गांव में भी सुबह के टाइम भी सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। सारा NCR ही बेकार हुआ पड़ा है। प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? प्रशासन द्वारा कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन उन इकाइयों को भी रोका जाए जिनसे प्रदूषण फैल रहा है। हाँ। जैसे लौनी के आसपास खत्ता है, गंदगी, उनमें आग लगी हुई है, धुएं उठ रहे हैं उसमें, या तार जलाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये भी एक प्रमुख कारण है इसका। देखिए सोनिया, शहर नहीं गांव भी प्रभावित हो रहे हैं प्रदूषण की मार से। लोग प्रताड़ित हैं, बिल्कुल वासु, लोग परेशान हैं प्रदूषण के चलते और स्तर 400 के पार AQI पहुंच गया है, जो काफी घातक साबित होता है। हमारे साथ यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गई है, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी आप तक को बताएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा विधान
विधानसभा का शीतकालीन सत्र, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। बड़ी खबर, सुबह 11 बजे होगी शुरू। सदन की कार्रवाई 22 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। तो ईशा ठाकुर हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ गई है। ईशा, देखिए आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, किन किन मुद्दों पर इसमें बहस होने की पूरी आशंका जताई जा रही है? तो हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू आज से हो गया है। ईशा, इसको लेकर अभी क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं? विपक्ष आमने सामने नजर आएंगे इस बार? ठीक है, ईशा से ज्यादा जानकारी ले लेंगे इसी पर, लेकिन एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की तैयारी, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शीतकालीन सत्र के पहले कार्य मंत्रणा की बैठक आज होगी। सुबह 11:30 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। 12:30 बजे से विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी। सभी दलों के नेता सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहेंगे। कल से शुरू हो रहा है यूपी विधानमंडल का सत्र, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल से यूपी विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है। इसको लेकर आज सभी दल के नेता बैठक करेंगे। शीतकालीन सत्र से पहले कार्य मंत्रणा की बैठक आज होगी। सुबह 11 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, देखिए कल से शुरू हो रहा है यूपी विधानमंडल का सत्र और आज कार्य मंत्रणा की बड़ी बैठक होने वाली है 11:30 बजे। क्या किन किन मुद्दों पर इसमें बात हो सकती है? बिल्कुल सोनिया, चूंकि कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलना है और आज कार्य मंत्रणा की बैठक है, उसके बाद से सर्वदलीय बैठक होगी और सर्वदलीय बैठक में सारे राजनीतिक दल के नेता शामिल होंगे। हालांकि विधानसभा का जब सत्र चलेगा तो काफ़ी हंगामेदार होने की संभावना है। जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार SIR के मुद्दे पे, इसके अलावा अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे, या फिर कहा जाए कि कोडीन का मुद्दा एक उत्तर प्रदेश में भी बहुत गरमाया हुआ हो कि सरकार की तरफ से खंडन किया गया है कि एक भी मौतें कोडीन कफ सिरप से यहाँ नहीं हुई हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष बार बार हमलावर है, तो कल से विधानसभा का सत्र चलेगा, तो हालांकि कल तो जो सपा के विधायक थे घोसी से सुधाकर सिंह, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के बाद कल तो स्थगन हो जाएगा सत्र का। लेकिन इस बार का यूपी विधानसभा का सत्र काफ़ी हंगामेदार होने की संभावना है, क्योंकि 2027 में अब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर लें या समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बसपा की बात कर लें, ये सारे राजनीतिक दल सरकार को घेरने का काम करेंगे। और नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से मिली है कांग्रेस के जो नेता हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको जो छूट मिली है, एक तरह से जिस तरह से भारतीय पार्टी के कार्यालय पे जा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय अपने नेताओं के साथ, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर घेरने का प्रयास किया था। तो ऐसी संभावना है कि जब कल से सत्र चलेगा तो विधानसभा के सत्र में नेशनल हेराल्ड का भी मुद्दा गरमाएगा, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेताओं को एक तरह से छूट दी गई है, ये कहा गया है कि इनकी जो भी आरोप लगे वो सिद्ध नहीं होते हैं, उस तरह के एविडेंस नहीं पाए गए, तो कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर होगी। आज की जो मुख्य बैठक होगी, सारे राजनीतिक दल के नेता जब बैठेंगे, तो आज तो शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा का सत्र चले, इसको लेकर बैठकें हो जाएंगी, सभी नेता हाँ भर भी देते हैं। लेकिन सोनिया, इसकी पूरी संभावना है कि तमाम मुद्दों पर, चाहे एक्वाई की बात कर लें या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरह से अभी तक कोडिन कफ सिरप पे नहीं हुई है, अखिलेश यादव बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और माइनॉरिटीज के साथ साथ अखिलेश यादव इन मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का काम समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। जी सुनिए। ठीक है राघवेंद्र। ईशा, आपके पास आते हुए, देखिए ईशा, आज से शुरुआत हो गई है हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र की। किन किन मुद्दों पर आज बहस हो सकती है?
बिल्कुल, देखिए अगर हम हरियाणा विधानसभा के सत्र की बात करें तो 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने जा रही है और शीतकालीन सत्र जो है 22 दिसंबर तक चलेगा और सदन की कार्यवाही 3 दिनों तक ही रहेगी। यहाँ पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार शीतकालीन सत्र की जो कार्य अवधि है इतनी छोटी क्यों रखी गई है। हालांकि बीते कल जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी उसमें भी चर्चा रही थी, लेकिन ये तय हुआ कि 3 दिन तक ही सदन की कार्यवाही चलेगी और आज 11 बजे सदन की कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कांग्रेस जो है मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि हर मोर्चे पर सरकार कहीं ना कहीं फेल हुई है और ऐसे में कांग्रेस ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। लेकिन ये देखना है कि सदन में जब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो क्या ये अविश्वास प्रस्ताव पहले की तरह मुंह के बल गिरता है या क्या रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सरकार को किसी तरीके का नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरे आंकड़े के साथ सरकार भी जवाब देने के लिए तैयार है। 3 विधेयक इसका सदन जो शीतकालीन सत्र है इसमें जो विधेयक लाया जाएगा। लेकिन जो कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने वाली है, चाहे आप कानून व्यवस्था की बात करें, खिलाड़ियों की मौत की बात करें या बेरोजगारी की बात करें, इसी के साथ अगर बात करें वोट चोरी की, जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं मौजूदा सरकार पर, और ये कहना है कि जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सत्ता में काबिज हुई है भारतीय जनता पार्टी। और देखिए 1.25 साल से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इस तरीके के आरोप लगा रही है कि हरियाणा में फर्जीवाड़े के तहत सरकार सत्ता में काबिज हुई है बीजेपी की। तो ऐसे में जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो इसमें क्या करारा जवाब देती है सरकार, ये देखना होगा। क्योंकि बीते कल मुख्यमंत्री कह चुके हैं हर विषय पर जवाब दिया जाएगा, लेकिन जब सत्ताधारी पार्टी जवाब देती है तो जो कांग्रेस है वो वॉकआउट कर जाती है। लेकिन अब देखना है आज कई मुद्दों पर जो है सत्ता पार्टी को घेरने की कोशिश कांग्रेस करेगी, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाता है उसका कितना प्रभाव पड़ता है। और देखिए ये सत्ता में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है और उसके बाद से 1.25 साल का वक्त यहाँ पर हो चुका है। इससे पहले मॉनसून सत्र भी रहा, लेकिन कांग्रेस जो है बिना नेता प्रतिपक्ष के ही सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेती थी और अब जो है एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस तरीके से चुना गया है, और ऐसे में अब देखना है कि जब नेता प्रतिपक्ष उन्हें चुन लिया गया है तो किस तरीके से वो जो अविश्वास प्रस्ताव और काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आएगी उसे कितने जोर शोर से वो उठाने वाले हैं। इसके अलावा ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनावों की पंजाब की अगर बात करें, जिसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से ब्लॉक और जिला समिति के चुनाव हुए हैं उसमें देखिए 50% जो सीटों में जो आम आदमी पार्टी है उसकी जीत हुई है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आई। लेकिन शिरोमणि अकाली दल जो कि काफी लंबे समय से जिसका खराब प्रदर्शन 2017 से चलता हुआ आ रहा था, एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। तरन विधानसभा उपचुनाव में हमने देखा दूसरे नंबर पर रही, लेकिन अब जो है उसने कई सीटें निकाली हैं। चाहे आप ब्लॉक समिति की बात करें या जिला परिषद की, जो अंतिम आंकड़े हैं वो दोपहर बाद आएंगे, लेकिन जितने आंकड़े अभी तक आए हैं उसमें बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है, आम आदमी पार्टी। लेकिन बीजेपी के लिए देखिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये गांव में होते हैं और हमेशा से पंजाब को लेकर कहा जाता है कि बीजेपी शहरों में तो स्ट्रांग है लेकिन गांव में बीजेपी बहुत ज्यादा कमजोर है। वैसा ही देखिए देखने को मिला है और बीजेपी को पंजाब में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आंकड़े भले ही बीजेपी कहे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने धक्काशाही की है, लेकिन यहाँ पर अभी काम करने की जरूरत है और यही वजह है कि बीजेपी वैसा प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं कर पाई जैसी उम्मीदें बीजेपी ने लगाई थी। पहली बार जो है बीजेपी अपने चुनाव चिन्ह कमल पर के निशान पर ये चुनाव लड़ रही है, लेकिन उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात करें, थोड़ी देर में दोपहर 12 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और एक इसे बड़ी जीत वो बताने वाले हैं। इसके अलावा देखिए हरियाणा के लिहाज से अगर बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से हांसी में जाकर एक बड़ी घोषणा की गई कि हांसी को 23वां जिला हरियाणा का बनाया जाएगा और उसको लेकर बीते कल कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है और ऐसे में हिसार से अलग अब हांसी को कर दिया गया है और हांसी को अब अलग करने के बाद अब देखना है कि जिस तरीके से ये 23वां जिला बनाया गया है उसका कितना फायदा बीजेपी को होता है। और अब सदन की कार्रवाई थोड़ी ही देर में देखिए हरियाणा विधानसभा की शुरू होने वाली है। देखना यह है कि कितना हंगामेदार ये सदन रहेगा। लेकिन अगर मानसून के माफ कीजिए अगर मौसम
हवाले से बात करें तो मौसम की अगर बात करें तो आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर के वक्त जो है कहीं ना कहीं जो कोहरा है वो छटता हुआ नजर आता है, लेकिन सुबह की अगर बात करें लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी कामकाज में जाते वक्त देखने को मिल रही है और दुर्घटनाएं भी काफी ज्यादा धुंध होने की वजह से हो रही हैं। बिल्कुल कल बिल्कुल के लिए ईशा, भी लोगों को भी मौसम अलर्ट विभाग रह की के तरफ चलना से होगा। अजहर आपके पास आते हुए, देखिए अजहर, उमर अब्दुल्ला का एक बयान काफी चर्चा में है और सियासी हलकों में हलचल मची हुई है इस बयान के बाद, क्योंकि एसआईआर का जो मुद्दा है वो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा अभी रहा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस का है, इंडिया गठबंधन में वो शामिल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का मुद्दा है। उन्होंने मतलब पल्ला झाड़ लिया है इस मामले से। क्या आगे जाकर वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि उनका अभी कुछ दिनों पहले भी देखने को मिला है कि सॉफ्ट कॉर्नर एक बीजेपी की तरफ उनका रहा है, बीजेपी को लेकर वो कुछ ज्यादा बोलते भी नहीं है और न कटाक्ष करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या वो नाराज है इंडिया गठबंधन में रहकर, या कोई नाराजगी उनके अंदर है? इस तरीके के बयान वो देते नहीं थे पहले। देखिए सोनिया, अगर हम उमर सरकार की बात करें, सबसे पहले जब 2019 के बाद में आर्टिकल 370 हटा तो उसके बाद में जो है एक अलायंस बना जिसका जो है गुपकार अलायंस नाम रखा गया, जिसमें तमाम तक जितनी पार्टियां थी, चाहे सीपीआईएम थी, कांग्रेस थी, पीडीपी थी, और उसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मेन उसमें पार्ट था। और इस गुपकार अलायंस का मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर जो है तो आर्टिकल 370 की वापसी के लिए ये गुपकार अलायंस बनाया गया था। दूसरा ये कि इसमें जो है दूसरा ये था कि इसमें जो स्टेटहुड है उसकी वापसी के लिए भी यहाँ पे मांग की गई थी और गुपकार अलायंस को यहाँ पे इसमें इस वजह से इसको सामने रखा था। लेकिन उसके बाद में देखा गया कि धीरे धीरे जब इलेक्शन हो गए तो इलेक्शन के बाद में जब कांग्रेस इस गुपकार अलायंस से जो है पीडीपी जो है बाहर आ गई, क्योंकि पीडीपी इस गुपकार अलायंस से बाहर आ गई और जिसके नतीजे में जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में भी पीडीपी को बाहर रखा गया। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस और सीपीआईएम और उसके साथ साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साझा मिलकर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन किया और उसके बाद में यहाँ पे सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि जिस तरीके से अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कल के एक बयान में हमने साफ कहा कि आर्टिकल 370 या हम यूं कहेंगे कि स्टेटहुड के हवाले से वो बात कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए हम 12 गैस सिलेंडर फ्री रखेंगे और 200 यूनिट बिजली का जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। लेकिन अभी तक जो है एक साल गुजर जाने के बाद वो मैनिफेस्टो जो है वो दूर तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कल के एक बयान में जो मैंने पहले भी बताया था कि एलजी की तरफ से जो उन्होंने जो है एलिगेशन लगाया कि एलजी की जानिब से जो उन्होंने वादे किए थे जो वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जो है उसमें असले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एफआईआर का मुद्दा हो या और कोई मुद्दा हो, लेकिन अभी तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस या हम यूं कहेंगे चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला की जानिब से एक सॉफ्ट जो है बयानात वो सामने आ रहे हैं। हमने देखा बिल्कुल इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं जो असमंजस में सभी को डाल रहे हैं। राम अवतार आपके पास आते हुए, देखिए लोगों की शिकायतें रहती है, जिस तरीके से लोग शिकायत कर रहे थे कि अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से एक के बाद एक दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही है, खुद लोगों को भी ये समझना होगा कि उन्हें अलर्ट होकर चलना होगा। विजिबिलिटी यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा कम है और ठंड के मौसम में हर बार ये देखा जाता है कि घटनाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सोनिया जी, आपको बता दूं कि विजिबिलिटी इतनी कम है कि आज आजमगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश में लगभग 20वें स्थान पर है और पूरे देश में दुर्घटना को लेकर के 98वें स्थान पे है और साथ ही लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। देखिए योगी सरकार जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने तो बराबर ये चिताया है कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो एसी के कमरे में बैठ करके अधिकारी और रात भर मंथन करते हैं उनकी ये देन है। या 2 दिन से लगातार यहाँ 72 घंटे से काफी ठंड पड़ रही है, लेकिन नगर पंचायत की बात कर ले चाहे नगर पालिका की बात कर ले, अभी तक किसी चौराहे पर अलाव नहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल ठंड में तो सियासत में अगर एक बात की जाए तो आजमगढ़ की सियासत में भी काफी गर्माहट आ गई है। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने दुर्गा प्रसाद यादव जो कि 9 बार के यहाँ के विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, उन पर उन्होंने कड़ा आरोप लगाते हुए उनके पुत्र विजय यादव जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उन पर घोटाले का इस कदर का आरोप लगाया है कि निश्चित ठंड में जहां आम जनमानस ठिठुर रहा है तो वहीं राजनीति की गलियारों में गर्माहट आ गई है।
बिल्कुल आजमगढ़ राम से अवतार, लेकर विपक्ष तो हमेशा कोई ना कोई मुद्दा लेकर सामने आता है, लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि ये कुदरती मार है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन लोगों को खुद भी अलर्ट होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बंद रहिए हमारे साथ।